हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज भारती के नॉवेल प्रेत की दुल्हन का 10वां और अंतिम भाग। अगला दृश्य। आज की रात सीमा और उसकी मम्मी मिसेस दीवान को शारदा ने खाने पर आमंत्रित कर रखा था। आशीष को जब मालूम हुआ कि सीमा रात को यहाँ होगी तो वह बहाना करके घर से निकल गया। जब से उसने नीलम को ख्वाब में देखा था, उसे चैन नहीं था। दिल पर घबराहट सी छाई रहती थी और दिमाग में यह फड़फड़ाहट कि वह किस तरह नीलम को तलाश करे, कहाँ तलाश करे। घर से निकलकर वह सीधा हरबंस मामू के यहाँ पहुँचा। उसने खाना भी वहीं खाया और फिर बहुत देर तक उनसे बातें करता रहा। फिर वह रात को वहाँ से लौटा तो दिल को कुछ करार आ गया था कि उसने एक फ़ैसला कर लिया था। अगले दिन शाम को जब सीमा आशीष के घर आई तो उसका मूड बहुत ख़राब था। वह आशीष से हिसाब लेने आई थी कि आशीष कल रात को कहाँ गायब हो गया था, जबकि वे लोग उसके घर पर खाने पर आमंत्रित थे। आशीष आ गए शोरूम से? उसके घर में कदम रखते ही वर्षा ने पूछा। भैया तो चले गए, वर्षा उसकी आंखों में झांकती हुई बोली। कहाँ गए? सीमा को हैरत हुई। शिमला, वर्षा ने बताया और फिर उसका हाथ पकड़ लिया। अंदर आओ ना, तुमसे कुछ बातें करनी है। शिमला? सीमा को जैसे झटका सा लगा था। नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये बात उसने जैसे खुद से कही थी। वह गुमसुम हो गई थी। वर्षा ने महसूस किया कि सीमा पर इस सूचना ने बिजली सी गिरा दिया। एक बेनाम सी उदासी उसके चेहरे पर छा गई थी। सीमा ने उससे हाथ भी छुड़ा लिया, लेकिन वर्षा ने उसका हाथ फिर से पकड़ लिया था। अब उसने महसूस किया कि सीमा का हाथ न सिर्फ ठंडा हो चुका है बल्कि कांप भी रहा है। सीमा, क्या हुआ तुम्हें? खैरियत तो है? वर्षा ने घबरा कर पूछा। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। मुझे क्या होगा? सीमा के होंठों पर फीकी मुस्कुराहट आई। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। क्या तुम सिर्फ भैया से मिलने आई थी? नहीं तो, सीमा जल्दी से बोली। तुमसे मिलने आई थी? तो फिर मिस से मिले बिना ही क्यों जा रही हो? चलो अंदर बैठकर बातें करते हैं। वर्षा ने उसका हाथ खींचा। वर्षा, मैं फिर आऊँगी। इस वक्त मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अरे क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? अभी तो तुम ठीक थी। चक्कर आ रहे हैं। सीमा ने स्पष्ट वादिता से काम लिया। आओ, मैं तुम्हें कड़क चाय बनाकर पिलाती हूँ। तुम्हारे चक्कर अभी ठीक हो जाएंगे। यह कहकर सीमा को खींचती हुई अपने साथ अंदर ले गई। सीमा को वर्षा ने ना बैठक में, ना टीवी लाउंज में, ना अपने कमरे में बिठाया। वह उसे सीधे आशीष के कमरे में ले गई। बेड के सिरहाने उसने 2-3 तकिए रख दी और बोली, तुम आराम से पसर कर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। सीमा आज्ञाकारी बच्ची की तरह तकिए से टेक लगाकर बैठ गई और सामने दीवार पर टंगी नीलम की तस्वीर को गौर से देखने लगी। वर्षा चाय बनाते हुए उलझी हुई थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। माँ बेटी ने मिलकर एक खेल शुरू किया था। आशीष व सीमा की मुलाकातें एक सोची समझी योजना के अनुसार कराई गई थी और इन मुलाकातों का अपेक्षित परिणाम ही सामने आया था। ये आशा विपरीत ही था कि सीमा जाने किस भावना के वशीभूत बड़ी तेजी के साथ आशीष की तरफ बढ़ी थी। यह जानते हुए भी कि आशीष विवाहित है, वह अवचेतन में ही आशीष की तरफ झुकती चली गई थी। शायद ये एक लड़की द्वारा दूसरी लड़की पर विजय पाने वाली मानसिकता का मामला था। मैदान मार लेने की भावना ने ही सीमा को आगे बढ़ाया था, या फिर वह वाकई दिल के हाथों मजबूर आशीष की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी। आशीष अगर शिमला न गया होता और उसका भी झुकाव अगर सीमा की तरफ हो गया होता तो सीमा का आशीष के लिए पागल होना सही था, बल्कि यह शारदा व वर्षा के मंसूबे के ऐन मुताबिक था। लेकिन अब मामला कुछ उलझ सा गया था। मुश्किल ये भी थी कि वर्षा अपने भाई के मिजाज को समझती थी और देख रही थी कि सीमा की सूरत में इन लोगों ने आशीष के दिल पर जो तीर चलाया था वो व्यर्थ ही गया था। सीमा बहुत हद तक नीलम सी ही थी, लेकिन नीलम के दीवाने को तो नकल नहीं असल चाहिए थी। इसलिए वह सीमा को खातिर में लाए बिना शिमला चला गया था। और वर्षा ये भी जानती थी कि आशीष शिमला किस चक्कर में गया। वर्षा ये भी देख रही थी कि आशीष के शिमला जाने का सुनकर सीमा पर क्या असर हुआ। स्पष्ट था कि सीमा अपना दिल हार बैठी थी और वर्षा अब इससे उभरने वाले खतरों से परेशान थी। ये एक तरफा चाह समस्याएं पैदा कर सकती है। इसलिए वर्षा सोच रही थी कि अभी भी समय है और सीमा को हकीकत बता देनी चाहिए ताकि वह समझ जाए और ये समझ ले कि आशीष का दिल जीत पाना कोई आसान काम नहीं है। सीमा को अभी तक नीलम के बारे में कुछ नहीं बताया गया था। बस यही बताया गया था कि नीलम दिल्ली गई हुई है। सीमा भी अभी बच्ची नहीं थी। शारदा आंटी व वर्षा की अपने में असाधारण दिलचस्पी देखकर सीमा ने अपने तौर पर नीलम के बारे में ये सोच लिया था कि आशीष व नीलम के बीच मधुर संबंध नहीं है। नीलम झगड़कर मायके चली गई है और अब ये दोनों माँ बेटी चाहती हैं कि नीलम की कहानी को ख़त्म कर सीमा को उसकी जगह दे दी जाए। वैसे सच ये भी था कि सीमा को आशीष पहली नज़र में ही अच्छा लगा था, इसलिए वह अंजाम से बेखबर मोहब्बत की आग में कूद पड़ी थी।
वर्षा चाय के 2 कप लिए कमरे में दाखिल हुई तो सीमा नीलम की तस्वीर को घूर रही थी और उसे देखते ही वर्षा ने यह भी अंदाज़ा लगा लिया था कि सीमा की सिर्फ आंखें ही नीलम की तस्वीर पर हैं, जहन कहीं और। लो सीमा, चाय पियो। वर्षा ने एक कप उसकी तरफ बढ़ाया। हाँ। सीमा उसकी आवाज़ सुनकर जैसे चौंक उठी। उसने घबराकर कप पकड़ लिया। दोनों खामोशी से चाय पीती रहीं। वर्षा सोच रही थी कि वह अपनी बात कहाँ से शुरू करे, जबकि सीमा इस बात से परेशान थी कि आखिर वर्षा उससे क्या बात करना चाहती है। करना चाहती है तो करती क्यों नहीं। अंततः सीमा ने खामोशी तोड़ी। उसने पूछा, आशीष शिमला क्यों गए हैं? वर्षा को जैसे डोर मिल गई। वह एकदम बोली, नीलम के लिए। नीलम के लिए? सीमा और भी उलझ गई। लेकिन नीलम तो दिल्ली में है, अपने मायके में। लेकिन भैया का ख्याल है कि वह शिमला में। वर्षा सहज भाव में ही बोली। मैं समझी नहीं। सीमा ने खाली कप मेज पर रखा और संभल कर बैठ गई। समझ में तो आज तक मेरी भी नहीं आया कि हमारे घर में हो क्या रहा है। वर्षा, तुम कहना क्या चाहती हो? जो कहना है प्लीज़ साफ साफ कहो। एक बात बताओ, तुम्हें भैया कैसे लगते हैं? साफ साफ बताऊं? हाँ, मैं उन्हें चाहने लगी। सीमा ने अपनी निगाहें वर्षा के चेहरे पर गड़ाते हुए बताया। यह सुनकर वर्षा ने गहरी सांस ली। सीमा के बारे में उसका अंदाज़ा सही निकला था। वर्षा कुछ सोचकर उठ खड़ी हुई और सीमा का हाथ पकड़कर बोली, आओ मेरे साथ। वह सीमा को लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ी। कहाँ ले जा रही हो मुझे? सीमा चकित थी। आओ तो। वर्षा उसके साथ बाथरूम में दाखिल हुई और फिर उसने पलट कर दरवाज़ा बंद कर लिया। दरवाज़ा बंद करने पर सीमा कुछ बोलने को ही थी कि उसकी नज़र नीलम की लिखी हुई तहरीर पर पड़ी। आशीष, मैं तुम्हारी हूँ, मुझे भूल ना जाना। ये क्या है? सीमा ने अपने अधरों पर जिवा फेरते हुए पूछा। आओ मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये सब क्या है। वर्षा उसे बाथरूम से निकाल लाई। वे दोनों बेड पर बैठ गई। सीमा, क्या तुम्हें भूत प्रेतों पर विश्वास है? वर्षा ने पूछा। हाय, भूत प्रेतों के नाम से ही मुझे बड़ा डर लगता है। सीमा सहम सी गई। क्या तुम जानते हो कि प्रेत खूबसूरत लड़कियों पर आशिक हो जाता है? हाँ, सुना तो है। मेरी मम्मी के दूर के रिश्तेदारों में एक वाक्य ऐसा हो भी चुका है। एक प्रेत न सिर्फ लड़की पर आशिक था, बल्कि उसने लड़की से शादी के लिए अपना रिश्ता भिजवाया और रिश्ता नामंजूर करने पर संगीन अंजाम की धमकी दी। माँ बाप मजबूरी में उसे रिश्ते पर राज़ी हो गए। फिर उस लड़की की बाकायदा बारात आई। शादी की तमाम रस्में पूरी की गईं और लड़की को विदा कर दिया गया। उस प्रेत ने बस्ती से हटकर एक मकान ले लिया। अब भी वह लड़की उस प्रेत के साथ उस मकान में रहती है। माँ बाप के अलावा उस लड़की से मिलने कोई नहीं जा सकता। सीमा ने सुनाया। फिर खौफ से काँप कर बोली, वर्षा, ये कैसी दिल दहला देने वाली बात है? ऐसी ही दिल दहला देने वाली बात इस घर में भी हुई है। वर्षा संजीदगी के साथ बोली। ओह नो! उसका आशा समझ सीमा उछली तो पड़ी। हाँ सीमा, मैं तुम्हें डिटेल में ये कहानी सुनाती हूँ, वर्षा ने कहा। मेरी भाभी नीलम पर एक प्रेत आशिक है। फिर वर्षा ने पूरी कहानी बारात का ट्रेन में सफ़र के साथ शुरू की और शादी के बाद इन 4 महीनों में जो भी घटनाएं घटी उनका सविस्तार जिक्र किया। सीमा ये सब सांस रोके सुनती रही। वर्षा ने कहानी पूरी की तो सीमा के चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। उसने खौफज़दा होकर नीलम की तस्वीर को देखा, फिर ड्रेसिंग टेबल के आईने में अपने आप को देखा। उसकी शक्ल नीलम से काफ़ी मिलती थी। उसने सोचा, आशीष तो उस पर आशिक हुआ नहीं, लेकिन अगर कहीं उस प्रेत ने उसे देख लिया तो हो सकता है कि वो उसे भी अपने साथ ले जाए। नीलम की तस्वीर ने उसके होश उड़ा दिए। फिर जो वह इस बंगले से भागी तो उसने पलटकर पीछे नहीं देखा। उसके सिर से इश्क का भूत ही उतर गया था। 2 दिन बाद मालूम हुआ कि सीमा चंडीगढ़ वापस चली गई है। हालांकि उसका यहाँ करीब 2 माह रहने का प्रोग्राम था। शारदा हैरान थी कि आखिर सीमा ने अचानक घर में आना क्यों बंद कर दिया और क्यों इतनी जल्दी शहर ही छोड़ गई। वर्षा ने माँ को कुछ नहीं बताया था और उसने सीमा को भी कसम दी थी कि वह ये किस्सा किसी और को न सुनाए। शारदा आशीष के शिमला जाने की वजह से बहुत परेशान थी। बलवंत कपूर का ख्याल था कि यह सब शारदा की वजह से हुआ है, लेकिन मैंने उसे कहा कि वह शिमला चली जाए। शारदा ने सफाई पेश की। तुमने उसके पीछे सीमा को डाल दिया था। बलवंत कपूर खिन्न सा बोला, यह सब मैंने उसके भले के लिए किया था। सीमा की वजह से नीलम की याद तीव्र होती होगी और वह चला गया। अब क्या होगा? शारदा ने घबरा कर पूछा। मुझे क्या मालूम। आपने उसे शिमला जाने की इजाज़त क्यों दी? शारदा उलझ पड़ी। मैं अगर उसे इजाज़त न देता तो अभी वह चला जाता। आप ऐसा करें, खुद भी शिमला चले जाएं। वहाँ वह ना जाने कहाँ भटक रहा होगा। शारदा ने चिंता व्यक्त की। शारदा माँ थी, आशीष उसका इकलौता बेटा था। इस संयोग को प्रभु कृपा समझा था। उसे पूरी उम्मीद थी कि आशीष सीमा में अपनी नीलम को देखेगा तो उसकी पीड़ा कम होगी। वह सीमा में दिलचस्पी दिखाएगा तो फिर शादी की बात चलाई जाएगी। लेकिन सब उल्टा हो गया था। सीमा का झुकाव तो साफ दिखाता, लेकिन आशीष के जख्म ताज़ा हो गए थे। वह नीलम के लिए और ज़्यादा तड़पने लगा था और यही वजह थी
कि तांत्रिक जरगाम और दादा गफूर से नीलम के बारे में जो जानकारी मिली थी, उसके आधार पर नीलम को शिमला जैसी ही किसी पहाड़ी जगह पर होने का अंदाज़ा आशीष ने लगाया था। आशीष ने जब मामू से इस बारे में चर्चा की थी तो उन्होंने भी यही अंदाज़ा लगाया था कि नीलम शिमला में हो सकती है। इस अंदाजे की हालांकि कोई ठोस बुनियाद नहीं थी, महज एक ख्याल था, और यह ख्याल बार बार इसलिए आता था कि नीलम आखिरी बार शिमला में ही देखी गई थी। आशीष ने इस बारे में सोचा, उसने भगवान का नाम लिया और शिमला के लिए रवाना हो गया। अगला दृश्य। शिमला पहुंचकर आशीष ने एक अच्छे होटल को चुना और सामान रखकर बाहर निकल आया। उसके पास सामान ही क्या था, एक सफारी बैग था जिसमें कुछ जोड़े कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं था। पहले दिन उसने कुछ न किया, सिर्फ शिमला के माल रोड पर इधर उधर घूमता रहा। उसकी तवज्जो खास तौर पर नवविवाहित जोड़े पर थी। उसने होटलों के चक्कर भी लगाए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। वह बस इसी आशा में भटकता रहा कि शायद कहीं नीलम दिख जाए। रात को थक हार कर वह अपने होटल लौट आया। होटल से उसने अपने घर अपने पिता को फ़ोन किया, अपने सकुशल शिमला पहुंचने की सूचना दी और जिस होटल में ठहरा हुआ था उसका नाम व कमरा नंबर इत्यादि बताया। फिर अपनी दिन भर की व्यस्तता की रिपोर्ट दी और दोबारा फ़ोन करने का वादा करके रिसीवर रख दिया। कमरे की लाइट ऑफ करके वह बिस्तर पर लेटा तो उसे बिस्तर कांटों भरा महसूस हुआ। वह सोने की कोशिश में करवटें बदलने लगा, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। फिर उसने उठकर लाइट जला दी और कमरे में इधर उधर टहलने लगा। टहलते टहलते उसने खिड़की पर से पर्दा हटाया तो शीशे में से चांद ने अपना चेहरा दिखाया। पूरा चांद था, एक मंत्र मुग्ध कर देने वाला नज़ारा था। वह खिड़की खोलकर चांद को निहारने लगा। चांद के देखते ही देखते ऐसे ही दिल में ख्याल आया कि क्या पता नीलम भी इस वक्त चांद को देख रही हो। काश कोई ऐसा ज़रिया बन जाए कि वह नीलम तक पहुंच जाए। और आशीष का ख्याल ठीक ही था। नीलम भी वाकई खिड़की में खड़ी हसरत भरी नज़रों से चांद को निहार रही थी। चांद और चांदनी से तो नीलम को हमेशा दिलचस्पी थी। चांदनी हमेशा उसे मंत्रमुग्ध कर देती थी। उसके यौवन के समुद्र में चांदनी रातों में ज्वार भाटा सा आ जाता था। दिल्ली में वह चांदनी रातों में देर तक टहला करती थी। इस वक्त भी वह खिड़की में खड़ी यही सोच रही थी। उसे दिल्ली याद आ रही थी। फिर दिल्ली से उसका जहन अपनी शादी और फिर अहमदाबाद की तरफ मुड़ गया। अहमदाबाद याद आया तो जहन में आशीष का चेहरा उभरा। वह चांद में आशीष का चेहरा खोजने लगी और चांद को निहारने में ऐसी मग्न हो गई कि उसे पता भी नहीं चला कि करल उसके पीछे आ खड़ा हुआ। पीरागढ़ी के प्रेत ने जब अपना जलता हुआ हाथ उसके कंधे पर रखा तो वह एकदम चौंक उठी। ओह, तंद्रा तोड़ दी मैंने तुम्हारी, चांद में डूबी हुई थी। वो हंसा। वह शहजादा करल वाले रूप में था। नीलम ने कोई जवाब नहीं दिया। वह खामोशी से पलटी और बेड पर आकर बैठ गई। मेरा ये मतलब तो नहीं था, प्रेत बोला। काफ़ी देर से खड़ी थी, खड़े खड़े थक गई थी, नीलम ने स्पष्ट किया। खड़े खड़े थक गई या मेरा खिड़की के पास आना पसंद नहीं आया? करल ने व्यंग कसा। मैं खिड़की में खड़ी आशीष से तो बातें नहीं कर रही थी, नीलम ने व्यंग का जवाब व्यंग से दिया। चांद को तो देख रही थी? करल ने सवाल किया। हाँ, देख रही थी। क्या पता चांद में महबूब की सूरत दिखाई दे रही हो। पीरागढ़ी के प्रेत ने तीर चलाया। काश ऐसा होता। नीलम उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली। तुम्हारा जी तो चाहता होगा कि आशीष किसी तरह यहाँ पहुँच जाए। काश वह पहुँच सकता। खैर, उसका यहाँ पहुँचना तो इतना मुश्किल नहीं, लेकिन वह यहाँ पहुँच कर करेगा क्या? वह मुझे अपने साथ ले जाएगा, नीलम ने उसे जलाया। वो कहकर पीरागढ़ी के प्रेत ने एक ज़ोरदार कहका लगाया। वो तुम्हें कहाँ ले जाएगा? मेरे सामने तो वो कल का लौंडा है। तुम्हें ले जाने के बजाय कहीं खुद ना फंस जाए। तुम उसका क्या बिगाड़ लोगे? नीलम तैश में आ गई। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, अभी से क्या कहूँ? पीरागढ़ी के प्रेत ने हंसकर कहा। इतना घमंड ना करो, मत भूलो कि कभी कभी चींटी भी हाथी को मार गिराती है। हर शख्स में कोई ना कोई कमज़ोरी होती है, तुम्हारी भी कोई कमज़ोरी होगी। ये तुमने ठीक कहा, वाकई मेरी एक कमज़ोरी है। वो क्या? नीलम ने चौंक कर पूछा। तुम मेरी कमज़ोरी हो, पीरागढ़ी के प्रेत ने बड़े जज्बाती अंदाज में कहा। और तुम्हारी वजह से ही मैंने अब तक आशीष को बर्दाश्त किया, वरना उसे भी मैं कब का अपने रास्ते से हटा चुका होता। तुम उसे क्या रास्ते से हटाओगे? एक दिन वह ज़रूर तुम्हें रास्ते से हटा देगा। नीलम भावुक हो उठी। यह वह नहीं, उसका विश्वास बोल रहा था। तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। ये ख्वाब नहीं है करल, मेरे दिल की आवाज़ है। जुल्म जब पड़ता है तो खुद ही मिट जाता है। कोई बात नहीं, अगर किस्मत में मिटना लिखा होगा तो मिट जाऊंगा। तुम्हारे लिए मिट जाऊंगा नीलम, पीरागढ़ी का प्रेत उसका हाथ छोड़ते हुए बोला। और मिटकर भी अपनी खुशनसीबी पर गर्व करूंगा कि तुम्हारे लिए मिटा। बहुत चाहते हो मुझे? नीलम ने भावहीन लहजे में पूछा। हाँ बहुत, वह बोला। सच्ची मोहब्बत है मुझसे? हाँ, बादल से बरसती बारिश की तरह सच्ची, करल जज्बाती लहजे में बोला। मेरा कहाँ मानोगे? नीलम ने शायद उसके जज्बात का फ़ायदा उठाने की सोची। हाँ, एक बात के सिवा।
जो कहूँगा करके दिखा दूंगा, वह बोला। फिर ये तो मोहब्बत न हुई, स्वार्थ हुआ। अब तुम जो भी समझो, मैं तुमसे जुदा होने का सोच भी नहीं सकता। आखिर कब तक यूं कैद रखोगे मुझे? नीलम हंसाई सी बोली। प्रलय तक, पीरा गढ़ी के प्रेत ने मुस्कुराकर कहा और फिर बैठे बैठे हाथ लंबा करके लाइट बुझा दी। उधर पीरा गढ़ी के प्रेत ने लाइट बुझाई, इधर आशीष ने अपने कमरे की लाइट ऑफ कर दी और बेड पर लेट कर करवटें बदलने लगा। करवटें बदलते बदलते ही जाने कब उसे नींद आ गई। सोते सोते उसने भयानक ख्वाब देखा। उसने अपनी नीलम को शोलों में घिरा देखा। नीलम के कपड़ों में आग लगी हुई है और वह आग आग पुकारती इधर उधर भाग रही है। आशीष मुझे बचाओ, आशीष मुझे बचाओ। नीलम की हृदय विदारक चीखें उसे सुनाई देती हैं तो वह खूंखार जानवरों की परवाह किए बिना ही नदी में छलांग लगा देता है। मैं आ रहा हूँ नीलम, वह ज़ोर से चीखता है। वह जैसे ही नदी में छलांग लगाता है, वह पानी में गिरने के बजाय रेत पर गिरता है। नदी एकाएक शुष्क हो जाती है। वह दूसरे किनारे पर नीलम को देखता है। वो उसे कहीं नहीं दिखाई देती। वह घबराकर नीलम नीलम पुकार उठता है और इसके साथ ही उसकी आंख खुल जाती है। कमरे में अंधेरा था। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वह फौरन बेड पर उठ बैठता है। उसका गला सूख रहा था, कांटे से चुभ रहे थे और दिल तेजी से धड़क रहा था। वह उठकर पानी पीता है। ठंड में भी वह पसीने पसीने था। अब लाख चाहने पर भी वह सो नहीं पाता और शेष रात आंखों ही आंखों में कटती है। बेकली थी जो चैन नहीं लेने दे रही थी। बेकली नहीं होगा, बेचैनी थी जो चैन नहीं लेने दे रही थी। सुबह उठते ही उसने नहा धोकर नाश्ता किया और होटल से निकल लिया। उसकी मनोस्थिति अजीब हो रही थी। नीलम की आवाज़, उसकी पुकार उसके कानों में गूंज रही थी। उसने बाजार का एक चक्कर लगाया और फिर चढ़ाई व ढलानों की तरफ निकल गया। उसे हरे भरे पेड़ों में घिरे किसी कॉटेज की तलाश थी। दोपहर तक वह अपनी इस तलाश में लगा रहा। ऐसे कई मकान उसने देखे, कई बंगलों कॉटेजों के दरवाजे भी उसने खटखटाए, मगर निराशा हुई। दोपहर को वह होटल वापस आ गया, खाना खाया। थका हुआ तो था ही, थोड़ा आराम करने की गरज से लेटा तो उसे नींद आ गई। फिर वह दो ढाई घंटे बाद उठा। चाय पीकर उसने बाजार का एक चक्कर लगाया। उसके बाद उसने इस बार विपरीत दिशा की आबादी का रुख किया। उसने इधर का भी चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। पेड़ों से घिरे वांछित कॉटेज की तलाश में उसे शाम हो गई। अंधेरा होने से पहले ही वह होटल लौट आया। अभी वह बेड पर लेटा आराम ही कर रहा था कि घर से फ़ोन आ गया। पहले बलवंत कपूर ने बात की। उसने नीलम के बारे में पूछा। आशीष ने अपनी रिपोर्ट दी। जहाँ जहाँ नीलम को तलाश किया था बताया। फिर शारदा ने फ़ोन ले लिया। उसने आशीष को कसमें दी कि वह फ़ौरन वापस आ जाए, कि माँ को बेटे की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह उसके लिए बड़ी चिंतित थी। आप फिक्र ना करें मम्मी, आशीष ने उसे तसल्ली दी। मैं यहाँ बिल्कुल सकुशल हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं एक दो दिन में लौट आऊँगा। अगले दिन वह फिर नीलम की तलाश में लग गया। और वह जो कहते हैं कि ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं, सच है। लगन सच्ची हो तो फल भी मिल ही जाता है। निकल पड़ने से ही मंजिल तक पहुँचा जा सकता है। ढूंढते ढूंढते आशीष अंततः एक ऐसे कॉटेज के पास पहुंच गया जो पेड़ों से घिरा हुआ था, ऊंचाई पर था और उसके आसपास दूर तक कोई दूसरा मकान भी नहीं था। इस छोटे से खूबसूरत कॉटेज को देखकर आशीष का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। हालांकि इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि ये वही मकान है जहाँ नीलम कैद है, क्योंकि ऐसे कई एकांत वाले मकान आशीष कई बार देख चुका था। उनके दरवाजे खटखटा चुका था, लेकिन किसी भी दरवाजे से नीलम नहीं निकली थी। लेकिन इस कॉटेज को देखकर जाने क्यों आशीष का दिल बल्लियों उछलने लगा। वह कॉटेज नीचे सड़क से नज़र नहीं आता था, एकदम अलग थलग था और यूं पेड़ों से घिरा हुआ था जैसे बादलों में चांद। इस वक्त दिन के 12 बज रहे थे। नीलम कॉटेज के अंदर अपने बेड पर उदास लेटी थी। पीरा गढ़ी का प्रेत इस वक्त कमरे में नहीं था। फिर अचानक वह तेज़ी से शहज़ादा करल के रूप में कमरे में आया और नीलम के निकट बेड पर बैठ गया। नीलम फ़ौरन उठकर बैठ गई। अब क्या है? नीलम बेजारी से बोली। वह अभी थोड़ी देर पहले ही तो कमरे से गया था। वो आ गया है, पीरा गढ़ी के प्रेत ने सूचना दी। वो कौन? नीलम ने पूछा। जिसे तुम हर वक्त याद करती रहती हो, पीरा गढ़ी के प्रेत ने स्पष्ट किया। आशीष, मेरा आशीष। नीलम उछलकर खड़ी हो गई। मारे खुशी को उसका चेहरा दमकने लगा। उसने पूछा, कहाँ है वो? बाहर खड़ा है। करल, तुम्हें मेरी कसम है, तुम उसे कुछ नहीं कहोगे। नीलम जैसे अचानक चेती। उसने प्रेत का हाथ पकड़ लिया। अगर तुम चाहती हो कि वह जिंदा सलामत चला जाए तो उससे कहो कि वो फ़ौरन शहर से निकल जाए। नीलम चौंकी। उसने पूछा, बल्कि विनती की, क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? हाँ, मिल सकती हूँ, लेकिन आखिरी बार। आज के बाद कभी उसकी सूरत भी नहीं देख सकोगी, ये याद रखना। अच्छा ठीक है, नीलम ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। वह दरवाजे तक पहुँची थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? नीलम ने ऊंची आवाज़ में पूछा।
आशीष ने उसकी आवाज़ फ़ौरन पहचान ली। वह बेकरार होकर बोला, मैं हूँ आशीष। नीलम, तुम दरवाज़ा खोलो। तब नीलम ने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा क्या खुला, मानो आशीष का मुकद्दर खुल गया। नीलम को देखकर उसका दिल ही धड़कना भूल गया। वह बाहें फैलाकर नीलम की तरफ बढ़ा। मेरी नीलम। नीलम उसकी बाहों में जाने का अंजाम जानती थी। वह इस तरह आगे बढ़ी जैसे वह आशीष ना हो पीरागढ़ी का प्रेत हो। आशीष, आशीष तुम यहाँ क्यों आए हो? नीलम ने आतंकित स्वर में कहा। आशीष की फैली हुई बाहें फैली ही रह गई। उसके होंठों की मुस्कान मिट गई। नीलम के सर्द रवैये ने उसे बड़ी तकलीफ पहुंचाई। उसको यही आशा थी कि नीलम उसे देखकर सब कुछ भूलकर दीवानी हो जाएगी और उसके गले का हार बन जाएगी। लेकिन नीलम की मजबूरियां नीलम को अपनी इच्छाओं को दबाना पड़ा था। वह पीरागढ़ी के प्रेत की फितरत को पहचानती थी और नहीं चाहती थी कि आशीष को किसी प्रकार की क्षति पहुंचे। नीलम ये बात भी अच्छी तरह जानती थी कि आशीष उसे शैतान प्रेत के शिकंजे से मुक्त नहीं करा सकेगा। वह उसकी मोहब्बत में यहाँ तक आ गया था, इतना ही बहुत था। नीलम आशीष को किसी भी कीमत पर कोई नुकसान नहीं पहुंचने देना चाहती थी। उसकी ये अगला दृश्य। आशीष बस से दिल्ली पहुंचा। वह बच्चा नहीं था, वह सब समझ रहा था। नीलम की बेरुखी व सर्द रवैये की वजह से भी वह अनजान नहीं थी। नीलम ने उसे कस्में देकर लौट जाने को मजबूर किया था, तो सिर्फ इसलिए कि वह आशीष को प्रेत के प्रकोप से बचाना चाहती थी। शांत चित्त होकर सोचने पर आशीष को खुद भी अपनी मजबूरियों का एहसास हुआ। साथ ही में एक प्रेत से टक्कर लेना आसान नहीं था। पीरागढ़ी के इस प्रेत से टकराने वाले बड़े बड़े आमिलों व तांत्रिकों का अंत उसके सामने था। आशीष के लिए यही खुशी क्या कम उपलब्धि थी कि उसने नीलम को ढूंढ निकाला था, उस तक पहुंच गया था। वह कई माह बाद अपनी नीलम का चेहरा देख पाया था। उसने वह पहाड़ी कॉटेज भी देख लिया था जहां नीलम उस शैतान की कैद थी। वह वापस जाकर अपनी नीलम की मुक्ति के लिए कुछ कर सकता था। वो बस से दिल्ली पहुंचा। उसका इरादा दिल्ली अपनी ससुराल जाकर विमला व वेद प्रकाश को भी नीलम के बारे में बताने का था। लेकिन दिल्ली पहुंचने पर उनसे मिलने को आशीष का जी नहीं चाहा और वह वहां से सीधे ट्रेन से अहमदाबाद के लिए रवाना हो गया। वह जल्द से जल्द हरबंस मामू से मिलकर उन्हें यह सब बताकर आगे के लिए कुछ सोचने को बेचैन था। यह तो उसने तय कर ही लिया था कि वह एक प्रेत से खौफजदा होकर खामोश नहीं बैठेगा। अहमदाबाद पहुंचकर वह गाड़ी से उतरकर निकास द्वार की तरफ बढ़ा ही था कि एक कुली ने लपक कर उसके हाथ से बैग लेना चाहा। आशीष की गिरफ्त अपने बैग पर मजबूत हो गई और उसने पीछे मुड़कर देखा। ये कैसा संयोग था, एक अविश्वसनीय संयोग। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। वह बूढ़ा कुली उसके लिए अजनबी नहीं था। बिरजू बाबा आप? उसने बड़ी हैरत से पूछा। वह बिरजू कलंदरी था और जिस रूप में वह सामने खड़ा था वह आशीष को हैरत में डालने के लिए काफ़ी था। बिरजू कलंदर लाल कमीज़ पहने था, वह कुली बना हुआ था। बाबा ये सब क्या है? आप? मैं कुली क्यों बनाऊं, यही पूछना चाहते हो ना? बिरजू कलंदर ने सवाल किया। जी जी हाँ। आशीष को अभी विश्वास नहीं हो रहा था। ये मैं सज़ा काट रहा हूँ बच्चे। बिरजू कलंदर सॉरी बिरजू कलंदर के होठों पर मुस्कान उभरी। बस कुछ दिन और रह गए। सज़ा? आशीष उलझ गया। किस बात की सज़ा? पीरागढ़ी के प्रेत से शिकस्त खाने की सज़ा। बिरजू कलंदर ने एक गहरी सांस ली। ये सज़ा आपको किसने दी? मेरे पीर ओ मुर्शीद ने, इमली वाले बाबा ने। बिरजू कलंदर ने बड़ी श्रद्धा के साथ कहा। ओह! आशीष को याद आ गया कि जब वह हरबंस मामू के साथ इमली वाले बाबा से मिलने गया था तो बाबा ने इस कलंदर को सज़ा देने का जिक्र किया था। उस वक्त वे खौफ के कारण इस बिरजू मलंग के बारे में कोई सवाल नहीं कर सके थे। हरबंस मामू के मन में आया ही था कि वह इमली वाले बाबा से पूछे कि उन्होंने बिरजू कलंदर को क्या सज़ा दी है। लेकिन बाबा के तेवर देखकर कुछ पूछ नहीं सके थे। लेकिन अब आशीष बिरजू कलंदर से सवाल कर सकता था। उसने सवाल किया, ये कैसी सज़ा है? बिरजू ने बताया, जब मैं शिकस्त खाकर इमली वाले बाबा के सामने पहुंचा तो वह जलाल में आ गए। उन्होंने मुझसे मेरी उड़ने की शक्ति छीन ली और हुक्म दिया कि जा मुसाफिरों का सामान उठा। बस तभी से मैं कुली बना हुआ हूँ। मैं सामान उठाने के पैसे भी नहीं ले सकता, इसलिए सामान उठाता हूँ और पैसे भी नहीं लेता। फिर आशीष के अनुरोध पर बिरजू कलंदर उसके साथ स्टेशन से बाहर एक चाय की दुकान पर आ बैठा। आशीष इस चमत्कारी शख्स से मार्गदर्शन चाहता था। उसने सीधा सवाल किया, बाबा मैं क्या करूं? क्यों, क्या हुआ? बिरजू ने पूछा तो उसके इस सवाल पर भी आशीष को हैरत हुई।
बिरजू कलंदर उससे पूछ रहा था, जबकि वह तो दूसरों के दिलों का हाल जानने की शक्ति रखता था। आशीष की हैरत को भाप बिरजू बोला, आशीष, हम तो अंधे हो गए। हमें सब कुछ दिखाई देते हुए भी कुछ दिखाई नहीं देता। असल में भीतर की आंख का कुछ और ही मज़ा है। एक बार खुलकर बाहर हो जाए तो इस यातना, इस पीड़ा का तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब तो तुम्हें खुद ही बताना होगा कि तुम कहाँ से आ रहे हो। मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जान सकता। शिमला से, आशीष ने बताया। घूमने गए थे? बिरजू कलंदर ने पूछा। नहीं बाबा, वह पीरागढ़ी का प्रेत मेरी नीलम को यहाँ से ले उड़ा है। वह आजकल शिमला में है, आशीष ने जवाब दिया और फिर सारी कहानी सविस्तार उसे सुना दी। बिरजू कलंदर ने सारी कहानी सुनकर एक ठंडी सांस ली। मुझे नहीं मालूम था कि वह इस कदर शैतान है। मुझे अगर मालूम होता कि वह ऐसा चालाक, धूर्त व जलील प्रेत है तो मैंने उसे ज़रा भी मौका नहीं देना था, उसे जलाकर राख कर देता। लेकिन बाबा अब क्या होगा? आशीष बोला। आपसे मिलने के बाद उम्मीद बन गई थी कि उस कमीने से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन मुकाबला हारने के बाद आप ऐसे गायब हुए कि आप नज़र आए हैं। फिर इमली वाले बाबा से विश्वास था कि वह ज़रूर कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने गफूर दादा की तरफ भेज दिया और खुद गायब हो गए। अब तो बेचारे दादा गफूर भी नहीं रहे। और और यह हरबंस मामू के बस का मामला है नहीं। अब मैं क्या करूं? जाऊं तो कहाँ जाऊं? उह, इस धरती पर ऐसा कोई इंसान नहीं जो उस खबीस प्रेत को काबू में करे और मेरी नीलम मुझे दिलवा दे। है क्यों नहीं ऐसा इंसान? बिरजू कलंदर ने पूर्ण यकीन के साथ कहा। कहाँ है? कौन है वो? तुम अच्छी तरह जानते हो उसे। नाम बताएं, आशीष ने बेकरारी से पूछा। मेरे पीर, मेरे आराध्य इमली वाले बाबा। वो हैं कहाँ? वहाँ इमली के पेड़ के नीचे तो बंदर बैठे और वह खुद गायब है। मुझे अपने पीर और मुर्शीद का पैगाम मिला है। अब सारी बात मेरी समझ में आ गई है, बिरजू ने सोचपूर्ण लहजे में कहा। पैगाम? कैसा पैगाम? एक तो मेरी सज़ा के बारे में। मेरी सज़ा जल्द खत्म होने वाली है। और दूसरा, दूसरे का संबंध तुम्हारे से है। वो क्या? आशीष बेताब हो उठा। इमली वाले बाबा खुद तुम्हारे घर पहुंचेंगे। उनका अनुष्ठान पूरा होने वाला है, और वह यह अनुष्ठान उन्होंने खास तौर पर उस पीरागढ़ी के प्रेत के लिए किया है। आशीष, अब तुम खुश हो जाओ। तुम्हारी ज़िंदगी में बाहर आने वाली है। ये बिरजू कलंदर भी अजीब आदमी है, आशीष ने सोचा। पहली बार ये मलंग उसे नदी किनारे मिला था। आशीष तब पूर्णतः हताश व निराश बैठा था। तब इसी बिरजू ने आकर उसके दिल में खुशी व आशा की जोत जगा दी थी। और अब आज भी ऐसा ही हुआ था। वह शिमला होकर लौटा था कि यहाँ घर पहुँचने से पहले ही बिरजू कलंदर मिल गया और फिर उसे खुशियों और बहारों का आशीर्वाद दे रहा था। उसके दिल से निराशा के बादल छांट रहा था। वह उसके लिए अंधेरे में जुगनू बनकर चमका। जाओ, अब तुम घर जाओ और हमारा इंतज़ार करो, बिरजू मलंग बोला। क्या इमली वाले बाबा के साथ आप भी आएंगे? अगर मेरे पीर और मुर्शीद ने मेरी ताकतें मुझे लौटा दी और मुझे मेरी आंखें लौटा दी तो फिर मैं ज़रूर उनके साथ आऊँगा। भगवान करे ऐसा ही हो, जैसा आप चाहते हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, यह कहकर आशीष उठ गया। बिरजू कलंदर ने उसे आशीर्वाद दिया और जाने को कहा। आशीष जब घर पहुंचा तो उसके चेहरे पर खुशी थी, और होती भी क्यों नहीं। वह गम के बादल छटते देख रहा था। बिरजू कलंदर ने उसे ऐसा आशीर्वाद दिया था कि उसके दिल में अनार फूटने लगे थे। वह फिर ख्वाबों की दुनिया में चला गया था। वह नीलम को अपने सामने अपनी आंखों से देख आया था। हालात पक्ष में होते नजर आ रहे थे और अब वह अपनी नीलम को अपने करीब अपनी बाहों में महसूस कर रहा था। स्तुकन हवा चल रही थी, कलियां चटक रही थी, फूल महक रहे थे और उसकी आंखों में रंगीन ख्वाब बसे हुए थे। वह कभी चौंक जाता था, डर जाता था, सहम जाता था। उसने नीलम के सिलसिले में इतने फरेब खाए थे, इतने कष्ट झेले थे कि वह सोचकर ही दहल जाता था कि अब फिर नतीजा निराशा का ही ना निकले। लेकिन इस बार कोई फरेब नहीं था। शायद सच्ची खुशियाँ उसे मिलने वाली थी। उसने अपने घर वालों और हरबंस मामू से मुलाकात के बारे में भी बता दिया था। इस संयोग पर और बिरजू कलंदर के दिए आश्वासनों ने तसल्ली दी थी। सबका दिल खुश होने को चाहा, मगर ना जाने क्यों हर एक ही खुश होने तक से भयभीत था। शायद इसलिए कि खुशियाँ उन्हें रास नहीं आती थी। काम बनते बनते बिगड़ जाता था। सच भी तो था, वे हालात से भयभीत थे। बीते दिन उनकी निगाहों के सामने थे। आने वाले वक्त के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता था, जाने क्या हो। इसलिए वक्त से पहले खुश होते हुए खौफ आता था। उन्होंने खुशी न दिखाई। हाँ, अच्छे दिन आने की दुआ भगवान से ज़रूर मांगी। अगला दृश्य। बिरजू कलंदर ने इमली वाले बाबा के बारे में कोई पक्की या सुनिश्चित सूचना नहीं दी थी कि वह कब आएंगे। शायद ये बात उसे खुद भी मालूम नहीं थी। बहरहाल, इमली वाले बाबा का इतना पैगाम मिल गया था, वह काफ़ी था। यह पैगाम भी आशीष की ज़िंदगी में जान डाल देने के लिए काफ़ी था।
उन्होंने अब उस शुभ घड़ी का इंतज़ार था जब पीर बाबा आते। फिर ये इंतज़ार ख़त्म हुआ। एक दिन सुबह सुबह कॉल बेल बजी। सोचा गया कि दूध वाला होगा। वर्षा ने गेट खोलकर दूध के लिए बर्तन आगे बढ़ाना चाहा, लेकिन फिर वह झिझक कर पीछे हट गई और ख़ुद को संभालते हुए पूछा, जी आप कौन हैं? बेटा, मैं बिरजू मलंग हूँ, आशीष को बाहर भेजो। बिरजू मलंग का नाम सुनकर वर्षा चौंकी। जी अच्छा, कहते हुए वह पलटकर अंदर को भागी। आशीष के कमरे में पहुंचकर उसे झंझोड़ कर उठाया। क्या मुसीबत आ गई? आशीष अलसाया सा बोला। मुसीबत नहीं, खुशी आई है, वर्षा ने मुस्कुराकर कहा। खुशी आई है? आशीष की समझ में कुछ नहीं आया। वह उठकर आंखें मलने लगा। बाहर बिरजू बाबा आए हैं, जल्दी आइए, वो आपको बुला रहे हैं, वर्षा ने तेजी से बताया। बिरजू बाबा का नाम सुनकर जैसे आशीष में स्प्रिंग लग गए। वह उछलकर खड़ा हो गया और भागता हुआ गेट तक पहुंचा। बिरजू मलंग का मुस्कुराता चेहरा उसके सामने था। कैसे हैं आप बिरजू बाबा? आप अंदर आइए ना। आशीष ने उसके लिए रास्ता छोड़ दिया। बिरजू मलंग छोटे गेट से अंदर आ गया। अंदर आया तो उसे पीरागढ़ी के प्रेत से अपना मुकाबला याद आ गया। इसी आहते में उसे अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी शिकस्त से दो चार होना पड़ा था। एक क्षण में ही कई रंग उसके चेहरे पर आकर गुजर गए। बाबा, आपकी सज़ा का क्या हुआ? सज़ा खत्म हो गई और मेरी शक्तियाँ, मेरी सिद्धियाँ भी मुझे वापस मिल गई हैं, बिरजू ने खुशी से चहकती आवाज़ में बताया। इमली वाले बाबा कहाँ हैं? वो नहीं आए? आशीष ने बेताबी से पूछा। वे आने वाले हैं, उन्होंने पहले मुझे भेज दिया ताकि झाड़ फूँक कर सफाई कर दूँ। सफाई? आशीष की निगाहें चारों तरफ घूम गई। यहाँ आपको कूड़ा करकट नहीं मिलेगा, आप देख लें, फिर भी ज़रूरत है तो हम हैं ना इस काम के लिए। बिरजू मलंग मुस्कुरा दिया, बोला, ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। उसने चारों तरफ नज़रें दौड़ाई और फिर लॉन में आगे बढ़ गया और लॉन के बीचों बीच उस जगह जाकर रुक गया जहाँ उसने प्रेत से मुकाबला करने को सुरक्षा चक्र खींचा था। वह उसी जगह जूते उतार कर बैठ गया। उसका मुंह दक्षिण की तरफ था। आशीष अब कुछ समझा। उसने नम्रता से कहा, मेरे लिए क्या हुक्म है? बस तुम अंदर जाकर आराम करो, बिरजू ने मुस्कुराकर कहा। आप नाश्ता इत्यादि तो कर लेते? नहीं, मैं पीर बाबा के आने से पहले अपना काम पूरा कर लेना चाहता हूँ। वह इस घर में 3 दिन रहेंगे। इन 3 दिनों में नीलम किसी भी वक्त आज़ाद होकर आ जाएगी, या यूँ समझ लो कि वह शैतान नीलम को लेकर आने पर मजबूर हो जाएगा। क्या आपने इमली वाले बाबा को बता दिया है कि नीलम इस वक्त कहाँ है? मुझे उन्हें कुछ बताने की क्या ज़रूरत है? वो पहुँचे हुए पीर हैं, उनकी दिव्य दृष्टि दूर तक पहुँचती है। वह चाहे तो सितारों पर भी नज़र डाल सकते हैं। खैर, तो मैं तुम्हें ये बता रहा था कि नीलम के घर में आने के बाद तुम लोगों को यह घर खाली करना पड़ेगा। ये बस मैं और पीर बाबा यहाँ बस मैं और पीर बाबा रहेंगे। देखो, तुम्हें एक बात और भी समझा दूँ, जब पीर बाबा यहाँ आ जाए तो उनसे सवाल मत करना। ये बात अपने घर वालों को भी बता देना। उनसे पूछना जानना होगा तो वह सब सवाल करेंगे। सवाल करना उन्हें पसंद नहीं है। वे खामोश किस्म के आदमी हैं, इसलिए दुनिया से छिपे बैठे हैं। अब तुम अंदर जाओ और मुझे अपना काम करने दो। बाबा, क्या मैं गेट खोल दूँ? वो किस लिए? पीर बाबा के लिए। इमली वाले बाबा को गेट खुलने के इंतज़ार का कष्ट न उठाना पड़े, इसलिए, आशीष बोला। मेरे पीर और मुर्शीद ने कभी इंतज़ार नहीं किया, बिरजू लापरवाही से बोला। और बंद दरवाजे उनके सामने कोई अहमियत नहीं रखते। वैसे तुम चाहो तो गेट खोल सकते हो। आशीष गेट की तरफ गया और उसने पूरा गेट खोल दिया। फिर वह घर के अंदर चला गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। घर का दरवाज़ा बंद होते ही बिरजू मलंग उठा और कुछ पढ़ते हुए 7 कदम आगे चला, फिर रुक गया। आकाश की तरफ मुंह करके उसने एक फूंक मारी, कुछ क्षण रुका और फिर कुछ पढ़ते हुए दाईं तरफ चला। उधर भी 7 कदम चलने के बाद रुका। आकाश की तरफ मुंह कर पहले की तरफ फूंक मारी, फिर कुछ क्षण रुका। उसके बाद वहाँ से फिर दाएं तरफ 7 कदम चला। इस तरह वह एक वर्ग का आकार बनाता वहीं पहुँच गया जहाँ से चला था। बंगले के ड्राइंग रूम की खिड़की से लॉन साफ नजर आता था। आशीष ने जब भी झांक कर देखा, बिरजू मलंग उसे चलता हुआ, पढ़ता हुआ, फूंक मारता हुआ नजर आया। आशीष ने बंगले में आते ही सबसे पहला काम हरबंस मामू को फ़ोन करने का किया था। वह भी अब बस पहुंचने ही वाले थे। यूं बिरजू मलंग के यहाँ पहुंचने के ठीक 1 घंटे बाद मामू भी पहुंच गए। वे अपने घर वालों को बताकर आए थे कि 3-4 दिन आशीष के घर पर ही रहेंगे। मामू खुले गेट में दाखिल हुए। उन्होंने दूर से ही बिरजू मलंग को अमल करते देख लिया था, सो वह उसकी तरफ नहीं गए, वह सीधे घर में पहुंचे। घर में सबकी अजीब हालत थी। शारदा खास तौर से परेशान थी। वह प्रेत की सताई हुई थी, भुक्तभोगी थी, इसलिए वह बहुत ज़्यादा डरने लगी थी। मामू को देखकर उसके घर वालों को कुछ ढांढस बंधी। हरबंस मामू ने पहले आशीष को अलग ले जाकर उससे बात की। आशीष ने उन्हें बिरजू से हुई बातचीत अक्षरश सुना दी। मामू ने घर वालों को संबोधित करते हुए कहा, बिरजू मलंग व पीर बाबा पीरागढ़ी के हाथों शिकस्त को जाती तौर पर ले रहे हैं। यह हमारे हित में है। हमें ऐसे ही अमीलों की मदद की ज़रूरत थी। सुनो, यूँ परेशान होकर मेज़ के गिर्द बैठना ठीक नहीं है।
ये एक लंबा अमल है, 2-3 दिन में ही परिणाम निकलेगा। तुम लोग अपना अपना काम करो। ये बात जहन में लाओ ही मत कि बाहर कुछ हो रहा है। शारदा, तुम उठो और नाश्ते का प्रबंध करो। शारदा उठकर किचन में चली गई। बलवंत कपूर ने अखबार उठा लिया। आशीष बाथरूम में नहाने घुस गया और हरबंस ड्राइंग रूम की खिड़की से बिरजू मलंग को देखने लगा। वो अभी तक 7-7 कदम उस वर्ग में घूम रहा था। और फिर ठीक दिन के 12 बजे जटाधारी इमली वाले बाबा ने इस बंगले के खुले गेट पर कदम रखा। वो एक काले रंग की चादर अपने बदन पर लपेटे हुए थे। उनके दोनों बाजू नंगे थे। बड़ी बड़ी लाल आंखें। हाथ में कोई 1.5 फीट लंबा और 2 इंच मोटा काला सा डंडा था। इमली वाले बाबा ने गेट के अंदर आते ही लॉन का रुख किया था। वह किसी यंत्र चालित रोबोट की तरह चल रहे थे। बिरजू कलंदर के निकट पहुंचकर उन्होंने वह काला डंडा उसे दे दिया और बोले कुछ नहीं। वह डंडा लेकर बिरजू मलंग ने ज़मीन पर निशान बनाने शुरू कर दिए। घास पर कदम का वर्ग उभर आया। फिर इस वर्ग के ठीक मध्य में बिरजू ने एक छोटा दायरा बनाया और फिर खुद उस वर्ग से बाहर निकलकर खड़ा हो गया। इमली वाले बाबा खड़ाऊ पहने हुए थे। उन्होंने उनको रेखांकित क्षेत्र से बाहर ही छोड़ दिए और भीतर के छोटे दायरे में जा बैठे। वह आलती पालती मारकर बैठे और अपने दोनों हाथ घुटनों पर रख लिए। बिरजू कलंदर उसे बिरजू कलंदर उस रेखांकित स्थान से बाहर इमली वाले बाबा की खड़ाऊ अपनी गोद में लेकर बैठ गया। उधर मामू और आशीष बारी बारी से खिड़की से बाहर का नज़ारा देखते रहे थे और उन्हें हर बारी बिरजू मलंग अपने अमल में व्यस्त दिखाई दिया था। इमली वाले बाबा तब तक नहीं आए थे। फिर 12 बजे के बाद आशीष ने खिड़की का पर्दा सरकाया तो उसे ये देखकर खुशी हुई कि इमली वाले बाबा न सिर्फ आ गए बल्कि उन्होंने आसन भी जमा लिया है और कुछ पढ़ने में व्यस्त हैं। आशीष ने पलटकर मामू को बताया, वो आ गए। अरे कब? मामू ड्राइंग रूम की तरफ लपके। फिर बारी बारी से सबने इमली वाले बाबा के दर्शन किए। कुछ पढ़ते पढ़ते अचानक इमली वाले बाबा ने आंखें खोली तो शारदा एकदम डरकर पीछे हट गई। पीर बाबा की सुर्ख आंखें देखकर उसे काला बिल्ला याद आ गया था। शारदा फौरन ड्राइंग रूम से ही चली गई। इमली वाले बाबा पढ़ते हुए इसी तरह आंखें बंद करते व खोलते रहे। बिरजू उनकी खड़ाऊ गोद में रखे पूर्व रेखांकित क्षेत्र से बाहर बैठा रहा। दिन बीता, फिर रात भी बीत गई। घर के सभी सदस्य टीवी लाउंज में बैठे रहे। उनके दिलों पर खौफ व्याप्त था। इस पर भी हरबंस मामू व आशीष बारी बारी से वह एक एक कर खिड़की से बाहर उनका नज़ारा करते रहे थे। हरबंस मामू ने लगभग 3 बजे शारदा और वर्षा को ज़बरदस्ती सोने के लिए भेज दिया था। 4 बजे तक बलवंत कपूर बैठा रहा था। फिर मामू के कहने पर वह भी आराम करने चला गया। आशीष और हरबंस मामू सारी रात न सोए थे। इमली वाले बाबा दिन के 12 बजे जिस दायरे में बैठे थे, सारा दिन व सारी रात वह उसी तरह बैठे रहे। उन्होंने न कुछ खाने को मांगा न पीने को। हाँ, बिरजू ने सिर्फ दोपहर का खाना ज़रूर खाया था। रात का खाना उसने भी नहीं खाया था। वह रात यूं ही पीर बाबा के अनुष्ठान में बीत गई। अगले दिन 12 बजे पूरे 24 घंटे बीतने के बाद इमली वाले बाबा ने चाय मांगी और वह भी बिना दूध व चीनी की। बिरजू मलंग ने आशीष को घर से बुलाकर चाय के लिए कहा और बोला, जिस कप में पीर बाबा को चाय देनी है पहले वह खाली कप मुझे दिखा दो। आशीष ने माँ से कहकर घर में जो सबसे नफीस व कीमती कप था वह मंगवाया, उसे अच्छी तरह धुलवाया और फिर बिरजू के सम्मुख पेश कर दिया। बिरजू ने इस खाली कप पर कुछ पढ़कर फूका व कप आशीष को वापस कर दिया। थोड़ी देर बाद आशीष ने उसी रूप में बगैर दूध व चीनी की चाय बिरजू के हवाले कर दी। चाय पीने के लिए इमली वाले बाबा ने अपनी विशिष्ट आसन मुद्रा बदली। घूंट घूंट करके उन्होंने चाय पी। चाय पीने के बाद उन्होंने अपना आसन फिर जमाया व तेजी से कुछ पढ़ने लगे। फिर वह दोपहर तक पढ़ते ही रहे और बिरजू बदस्तूर उनकी खड़ाऊ श्रद्धा से अपनी गोद में लिए बैठा रहा। सहसा इमली वाले बाबा ने अपनी आंखें खोल दी। उन्होंने बिरजू की तरफ देखा और बोले, जा गेट खोल, वो आ गई है। यह सुनते ही बिरजू आदेश पालन को तेजी से गेट की तरफ भागा। हरबंस मामू और आशीष ने उसे गेट की तरफ भागते देखा तो वह घर से निकल आए। बिरजू ने जल्दी से गेट खोला। नीलम वास्तव में ही गेट पर खड़ी थी। उसकी अजीब हालत थी। वह छिपकली की तरह एकदम जर्द हो गई थी, जैसे किसी ने उसके बदन का सारा खून निचोड़ लिया हो। इसके सिर पर एक जग ठंडा पानी डालो, इमली वाले बाबा ने वहीं बैठे बैठे अपनी ऊंची कर्कश आवाज़ में हुक्म दिया। ये सुनते ही आशीष फौरन घर के अंदर गया और ठंडे पानी का जग भर लाया। जग उसने हरबंस मामू के हवाले कर दिया और खुद घर की दहलीज पर खड़ा हो गया। उसे हरबंस मामू ने बड़ी सख्ती से चेतावनी दे रखी थी कि नीलम को देखकर वह अपने हवाशों पर काबू रखेगा। वह उस वक्त तक नीलम के पास नहीं जाएगा जब तक उसे इजाज़त न मिल जाए। वैसे नीलम को देखकर आशीष का अंग अंग खिल उठा था, लेकिन इन होश उड़ा देने वाले क्षणों में भी उसे मामू की चेतावनी याद आ रही थी। हरबंस मामू ठंडे पानी का जग लेकर गेट की तरफ बढ़े। नीलम गेट के अंदर आ चुकी थी और बिरजू कलंदर गेट बंद कर चुका था।
रुक जाओ। इमली वाले बाबा जैसे दहाड़े। उनका आदेश सुनते ही हरबंस मामू अपनी जगह जम गए। नीलम का बढ़ता कदम भी रुक गया। बिरजू कलंदर भी जड़ हो गया। कोई नहीं जानता था कि इमली वाले बाबा ने किसको रुकने के लिए कहा है। नीलम, तुम अपनी जगह से हिलोगी भी नहीं। पीर बाबा ने हुक्म दिया। और हरबंस, तुम इसके सिर पर पानी डाल दो। हरबंस मामू तेजी से आगे बढ़े। उन्होंने पथराई खड़ी नीलम के सिर पर ठंडे पानी का जग खाली कर दिया। पानी पड़ते ही उसके सिर से छन छन की आवाज़ आई, जैसे जलते तवे पर पानी गिरता है। पानी उसके सिर से बहता हुआ बदन पर गया। बदन पर पानी पहुंचते ही एकदम नीलम के वजूद से धुआं सा उठा और वह तैरा कर जमीन पर गिर पड़ी। वो तो मामू उसके करीब ही थे। उन्होंने फौरन उसे संभाल लिया, वरना अगर नीलम सीधे नीचे गिरती तो उसका सिर फट जाता। इसे इधर लाओ, बाबा का अगला आदेश था। तब हरबंस मामू और बिरजू ने मिलकर नीलम को उठाया और इमली वाले बाबा के सामने लिटा दिया। नीलम बेहोश हो चुकी थी। इमली वाले बाबा ने उसके माथे पर हाथ रखा और फिर हरबंस मामू से संबोधित हुए। एक बाल्टी खौलता हुआ पानी चाहिए। अभी लाया, कहते हुए मामू बंगले की तरफ भागे। उन्होंने दोनों चूल्हों पर पानी गर्म करने के लिए रखवा दिया। गर्मी थी। थोड़ी देर में पानी उबलने लगा। मामू ने सारा पानी प्लास्टिक की बाल्टी में उल्टा और घर से बाहर आ गए। इमली वाले बाबा नीलम के माथे पर हाथ रखे कुछ पढ़ने में व्यस्त थे। नीलम की आंखें बंद थीं। वह शायद अभी भी बेसुध थी। हरबंस मामू ने गर्म खौलते पानी की बाल्टी पीर बाबा के निकट रख दी तो बाबा ने डोंगे भर भर कर वह पानी नीलम के शरीर पर डालना शुरू कर दिया। गर्म पानी का पड़ना था कि नीलम बिलबिला उठी। उसका शरीर जल बिन मछली की तरह तड़पने लगा। पानी के हर डोंगे पर उसका जिस्म बुरी तरह तड़प रहा था, लेकिन उसकी आंखें बदस्तूर बंद थीं और चेहरे पर तीव्र पीड़ा के भाव थे। इमली वाले बाबा ने उसके ऊपर बड़ी निर्दयता के साथ पानी डाला। नीलम के बदन का कोई हिस्सा नहीं छोड़ा। नीलम तड़पती रही, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। जबकि हरबंस मामू नीलम के तड़पते जिस्म को देख ना सके, उन्होंने मुंह फेर दिया। सबसे ज़्यादा बुरी हालत आशीष की थी। आशीष इस घड़ी ड्राइंग रूम की खिड़की से नीलम को देख रहा था। उसके तड़पते जिस्म को देखकर आशीष के दिल पर छुरियां चल रही थीं। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने मुड़कर देखा तो बलवंत कपूर था। वो उसे अंदर ले गए और ड्राइंग रूम की खिड़की का पर्दा बंद कर दिया। आशीष विचित्र सा ही अपने कमरे में चला गया। वह पलंग पर लेट गया। थोड़ी देर बाद ही हरबंस मामू कमरे में आए और बोले, चलो, तुम्हें इमली वाले बाबा बुला रहे हैं। मुझे? आशीष उछल कर खड़ा हो गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। और यूं जब आशीष मामू के साथ घर से बाहर आया और उसने लॉन में नज़र डाली तो नीलम को सिर झुकाए इमली वाले बाबा के सामने बैठा पाया और उसके गिर्द बर्फ सी पड़ी थी। ये वो पानी था जो नीलम के बदन से बहकर जम गया था। आशीष उनके निकट पहुंचा तो पीर बाबा ने अपनी सुर्ख सुर्ख आंखों से उसे देखा, फिर मुस्कुराकर बोले, बच्चे, ले अपनी बीवी को ले जा। वह खबीस इस पर अब कभी कब्जा नहीं जमा पाएगा। भावावेश से कांपते आशीष ने उन्हें आभारी नज़रों से देखा। वह फिर उनके पांव पकड़ने चाहे तो इमली वाले बाबा ने अपने पैर समेट लिए और मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पैर नहीं, अपनी बीवी का हाथ पकड़ो आशीष। और अब तुम लोग जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, लेकिन हरबंस, तुम यहीं रहोगे। उन्होंने मामू की तरफ देखा। उन्हें बंगला छोड़ने की हिदायत पहले से मिल चुकी थी। हरबंस मामू ने इसके लिए उन लोगों को पहले ही तैयार कर रखा था। अब जैसे ही जाने का हुक्म हुआ, आशीष कुछ ही देर में नीलम सहित सब लोगों को गाड़ी में बैठाकर हरबंस मामू के घर की तरफ रवाना हो गया। अगला दृश्य। आशीष अपने परिवार के साथ निकल गया था। उन लोगों के जाने के बाद अब हरबंस मामू इमली वाले बाबा के सामने हाथ बांधकर खड़े हो गए। इमली वाले बाबा ने मामू को कुछ पढ़ने को बताया और बोले, तुम बंगले में जाकर अंदर से सारे दरवाजे बंद कर लो और जो मैंने बताया वो पढ़ना शुरू कर दो। याद रखो, घर से बाहर किसी कीमत पर ना निकलना, ना दरवाज़ा खोलना, चाहे तुम्हें घर में आग लगी हुई क्यों ना दिखाई दे। जी बेहतर, मामू ने सिर नवाया। मामू इन तांत्रिक अमलों का प्रभाव समझते थे। प्रेत लीलाओं का भी ज्ञान था। फिर इमली वाले बाबा की चमत्कारी शक्तियां वे देख चुके थे, देख रहे थे। इसलिए उन्हें किसी बिगाड़ का खौफ नहीं था। उन्हें तो इस बात की खुशी थी कि इमली वाले बाबा ने कुछ देखकर उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी थी। हरबंस मामू तत्काल करके अंदर चले गए और फिर जैसा कि कहा गया था, उन्होंने तमाम दरवाजे खिड़कियां बंद कर ली। वह फर्श पर ही एक जगह आलती पालती मारकर बैठ गए और वह मंत्र पढ़ने लगे जो इमली वाले बाबा ने बताया था। इमली वाले बाबा के आदेशानुसार बिरजू मलंग भी गेट बंद कर चुका था और इस वक्त वह सुरक्षा चक्र के अंदर अपने पीर बाबा के दाएं हाथ बैठा उंगलियों पर कुछ पढ़ रहा था। इमली वाले बाबा स्वयं आलती पालती मारे घुटनों पर हाथ रखे बड़े इत्मीनान व परसुकून अंदाज में आंखें बंद किए बैठे थे। पीर बाबा के भीतर की आंखें खुली हुई थीं और इन आंखों से वे जहां तक चाहे देख सकते थे। कुछ ही क्षणों बाद उनके चेहरे पर जो निश्चिंतता थी वह लुप्त हो गई
और वह चौकन्ने होकर बैठ गए। तभी बंगले का गेट एक धमाके से खुला और 2 सफ़ेद घोड़ों वाली बग्घी गेट में दाखिल हुई। बग्घी अंदर आकर रुक गई। पीर बाबा ने अपनी जलाली आंखें खोल दी और घूर कर बग्घी की तरफ देखा। बग्घी ने पीरा बग्घी से पीरागढ़ी का प्रेत नीचे उतरा। वह इस वक्त शहजादे के रूप में था। वह बग्घी से उतरकर 2 कदम आगे चल और कमर पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। उसने इमली वाले बाबा को मुस्कुरा कर देखा। बहरूपिया आ गया। इमली वाले बाबा ने उसे तिरछी नज़रों से देखा। नीलम कहाँ है? शहजादे करल ने अधिकारपूर्ण लहजे में पूछा। नीलम जिसकी थी उसके हवाले कर दी गई। तुम उसे भूल जाओ। नीलम मेरी है, मैं उसे नहीं भूल सकता। यह ठीक है कि तुमने अपनी ताकत दिखाकर उसे यहाँ खींच बुलाया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बहरूपिये तू अपने असली रूप में तो आ। पीर बाबा ने उसे अपनी बात पूरी नहीं करने दी। फिर क्या होगा? तेरा घमंड चूर चूर होगा। तूने बहुत तबाही फैलाई है, बहुत से लोगों को सताया है, कईयों की जान ली है। अब यह खेल खत्म हुआ। मैं जानता था कि तू आएगा ज़रूर। अब तू आ गया है तो याद रख, अब तू वापस नहीं जा सकेगा। पीरागढ़ी के प्रेत ने कहका उगला, फिर बोला, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा बाबा? मैं जहाँ बैठा हूँ उसके नीचे तुझे दफना कर जाऊँगा। यह भी तो हो सकता है कि तू जहाँ बैठा है वो तेरी अपनी कब्र बन जाए। तू मुझे जानता नहीं है, वरना ऐसी बातें नहीं करता। वाकिफ़ तो खैर तू भी मुझसे नहीं है, तो फिर अब वाकिफ़ करा दे। पीर बाबा का लहजा सख्त हो गया। ये तेरे बराबर तेरा सिपाही बैठा, उससे पूछ। पीरागढ़ी के प्रेत ने हंसकर कहा, यह बताएगा तुझे कि मैं क्या हूँ? तू जो है मेरे सामने है। मैंने नीलम को तेरे चंगुल से निकाल लिया। अब तेरी बारी है। तेरी मौत तुझे यहाँ खींच लाई है। अच्छा तो फिर संभल। यह कहकर पीरागढ़ी के प्रेत ने अपने दोनों बाजू फैला दिए। इमली वाले बाबा तो 2 दिन से संभले बैठे थे। इससे पहले वह 40 दिन का एक रहस्यमय अनुष्ठान कर चुके थे। फिर उनकी मदद को बिरजू मलंग भी था। हरबंस मामू भी इस संघर्ष में हिस्सा ले रहे थे और वह भी कील कांटों से लैस मंत्र जाप में जुटे थे। इमली वाले बाबा इस प्रेत का अंजाम सोचे बैठे थे। जब पीरागढ़ी के प्रेत ने उन्हें संभलने को कहा तो वे सिर्फ होठे ही होठों में मुस्कुराए और उन्होंने अपनी नज़रें पीरागढ़ी के प्रेत पर गाड़ दी। पीरागढ़ी के प्रेत ने दोनों बाजू फैलाकर अपने हाथ ऊपर किए और फिर अपने दोनों हाथों को ज़मीन की तरफ झुकाता चला गया। और फिर जैसे ही उसने अपने दोनों हाथों से पाँव छुए तो उसके शरीर से एक शोला निकला। शोला निकलते ही उसका बहरूप खत्म हो गया। वह शहजादे से काला बिल्ला बन गया, अपने असली रूप में आ गया। उसके बिल्ला बनते ही पीछे खड़ी 2 घोड़ों की बग्घी भी एक क्षण में गायब हो गई और खुला हुआ गेट खुद ब खुद बंद हो गया और उस शैतान का तांडव आरंभ हो गया था। पीरागढ़ी के प्रेत के जिस्म से जो शोला निकला था, वह जिस भी चीज़ को छू रहा था, स्पर्श कर रहा था, उसमें आग भड़क उठती थी। हरे भरे पौधे व घास इस तरह चल रहे थे जैसे सूखा हुआ भूसा। घास से भरे लॉन में यह आग तेजी से बढ़ रही थी, फैल रही थी, जैसे लॉन में पेट्रोल बहाया जा रहा हो। फिर देखते ही देखते इस शोले ने घर के दरो दीवार में भी आग लगा दी। खिड़कियां और दरवाजे सूखी लकड़ी की तरह जलने लगे। शीघ्र ही पूरा बंगला शोलों की लपेट में था। शोले आकाश से बातें कर रहे थे, धुआं बादल बन गया था। हरवंश मामू आग की बढ़ती लपटों को देख रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। वह इत्मीनान से बैठे पीर बाबा के बताए मंत्र का जाप कर रहे थे। इस आग ने लॉन के तमाम पौधों को अपनी लपेट में ले रखा था, लेकिन इमली वाले बाबा जिस सुरक्षा चक्र में बैठे थे, आग उस घेरे की हद से आगे नहीं बढ़ रही थी। पीर बाबा ने बहुत तेज़ी से कुछ पढ़ना शुरू कर दिया था। उन्हें गुस्सा आ गया था। अब उनके अंदर भी आग भड़क उठी थी और उनके अंदर जो आग भड़की थी वह नकली नहीं थी। फिर वह पढ़ते पढ़ते खड़े हो गए। अपनी सुर्ख लाल आंखों से शोलों को देखा और उसे तलाश करने में पीर बाबा को ज़्यादा देर न लगी। वो शोलों में घिरा बड़े आराम से बैठा अपने पाँव चाट रहा था। पीरा पीर बाबा को खड़े होते देखकर वो चौकन्ना हो गया। उसके दोनों कान खड़े हो गए और उसने पीर बाबा की आंखों में आंखें डाल दी। बस आंखों में आंखें डालना ही गजब हो गया। पीर बाबा जैसे इसी क्षण की प्रतीक्षा में थे। उनकी आंखों में बिजलियां सी कौंधी और ये बिजलियां काले बिल्ले की आंखों में जा समाई। काला बिल्ला तैरा कर पीछे गिरा और ज़मीन पर लौटने लगा। उसकी दोनों आंखों से खून जारी हो गया था। देखते ही देखते पीरागढ़ी के प्रेत की भड़काई आग सर्द पड़ गई और जिस तेजी से भड़की थी उसी तेजी से बुझ भी गई। घर की किसी चीज़ को क्षति नहीं पहुंची थी। दरो दीवार वैसे के वैसे थे। जो पौधे जल गए थे वे भी पूर्ववत हरे भरे नजर आ रहे थे, लेकिन काले बिल्ले की बुरी हालत थी। उसकी आंखों से खून जारी था और वह ज़मीन पर पड़ा तड़प रहा था। उसने दया मांगती निगाहों से इमली वाले बाबा की तरफ देखा और उनके दिमाग में गुहार की, मुझे माफ़ कर दो बाबा। ये बिजलियाँ मेरे जिस्म से निकाल लो। ये मुझे झुलसाए दे रही हैं। मैं अब कभी इधर पलट कर नहीं आऊँगा। नीलम को भूल जाऊँगा, इस घर को भूल जाऊँगा। पीरागढ़ी के प्रेत अब कुछ नहीं हो सकता। माफ़ी मांगने का वक्त बीत गया। अब इन बिजलियों पर मेरा नियंत्रण भी नहीं रहा। ये अपना काम खत्म करके ही दम लेंगी। बाबा मुझ पर रहम करो, मैं तबाह हो जाऊँगा।
तुम तो बड़ी शान से बग्घी में सवार होकर यहाँ आए थे, शहजादे बने हुए थे। अब दोबारा शहजादा बनकर दिखाओ तो जानूँ। मुझे बचा लो बाबा। वह गिड़गिड़ाने लगा। प्रेत योनि से मुक्ति मिल रही है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। नहीं, वो जैसे चीखा। मुझे प्रेत योनि से मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे माफ़ कर दो। मुझे मेरे मनवांछित सुख भोगने दो। मैं आपके पाँव पकड़कर माफ़ी मांग लूँगा। मेरे पाँव तक पहुँचे तो तुम्हें ठोकरों के सिवाय कुछ नहीं मिलने वाला। पीर बाबा का यह रौद्र रूप दहलाने वाला था। पीरागढ़ी का प्रेत अपने काले बिल्ले के रूप में रोता बिलखता रहा, माफिया मांगता व गिड़गिड़ाता रहा। लेकिन पीर बाबा पत्थर बने अपनी जगह खड़े रहे। वे जानते थे कि उन्होंने किसी पर जुल्म नहीं किया। उन्होंने एक जालिम से उसके जुल्म का हिसाब लिया है। भगवान ने उन्हें यह अमल, यह तंत्र शक्ति, यह सामर्थ्य काले बिल्ले जैसे उत्पाती शैतानों से निपटने को ही अता की है। वह तो अपना फर्ज निभा रहे थे। पीर बाबा के हाथों ये शैतान यूँ अपने अंत को पहुंचा था। कुछ देर में ही जुल्म मिट गया। जुल्म का अंजाम यही है कि बढ़ता है तो मिट जाता है। काला बिल्ला शांत हो गया, सब शांत हो गया। अब पीर बाबा ने बिरजू मलंग को घेरे से निकलने का इशारा किया। बिरजू मलंग ने जाकर बंगले का दरवाज़ा खटखटाया। हरबंस मामू को बाहर बुलाया। हरबंस मामू बाहर आए। आते ही पूछा, क्या हुआ? वो मेरे पीर और मुर्शीद से टक्कर लेने चला था, उनका वार ना सह सका। बड़ा शहजादा बनकर आया था, अब बाहर मरा पड़ा, जाकर देख लो। बिरजू ने मुस्कुराते हुए कहा। हरबंस मामू ने सुनते ही मनी मन भगवान का शुक्रिया अदा किया और भागे भागे बाहर आए। उन्होंने उस काले बिल्ले को देखा। वह ज़मीन पर ताकत साकत पड़ा था। उसकी आंखें खुली हुई थी और खून आंखों से निकलकर चेहरे पर जम गया था। खून नीचे ज़मीन पर गिरा हुआ था। अब इमली वाले बाबा ने भी सुरक्षा चक्र छोड़ दिया। बिना केवल दायरे से निकल आए बल्कि 7 कदमों वाला वर्गाकार घेरा भी छोड़ दिया। और फिर जिस दायरे में वह बैठे थे, ठीक वही एक गड्ढा खोदा गया। वह गड्ढा पीर बाबा की हिदायत पर हरबंस मामू ने खुद अपने हाथों से खोदा। जब गड्ढा खुद गया तो पीर बाबा ने मृत काले बिल्ले को दुम पकड़कर उठाया और उस गड्ढे में डाल दिया। फिर कुछ पढ़कर उन्होंने मिट्टी गड्ढे में फेंकी और फिर खुरपी हरबंस मामू के हाथ में दे दी। हरबंस मामू ने उनका आशय समझकर सारी मिट्टी गड्ढे में डालकर उसे बंद कर दिया। पीर बाबा ने उस शैतान को वहीं दफन किया था जहाँ वे बैठे थे। गड्ढा बंद करने के बाद हरबंस मामू ने एक ठंडा और गहरा सांस लिया। कितनी मुसीबतों के बाद यह दिन देखने को मिला था। उन्होंने एक बार फिर भगवान का शुक्रिया अदा किया और फिर बड़ी आभारी नज़रों से इमली वाले बाबा की तरफ देखने लगे। बिरजू चलो, पीर बाबा ने बिरजू से कहा। बाबा जी, हरबंस मामू हाथ जोड़कर बोले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका यह एहसान हम जिंदगी भर ना भूल सकेंगे। आपने 2 चाहने वालों को नई जिंदगी दी है। हमें इस तरह के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन इस शैतान ने इस कदर उत्पात मचाया हुआ था कि इसका सिर कुचलने को हमें अपनी जगह से निकलना पड़ा। अब यहाँ कोई खतरा नहीं है, बच्चों को बुला लो, हम अब जाते हैं। और इमली वाले बाबा ने कदम आगे बढ़ाया। बिरजू कलंदर ने उनकी खड़ाऊ सीधी की। पीर बाबा ने खड़ाऊ पहने और खट खट करते तेजी से गेट की तरफ बढ़ गए। बिरजू कलंदर उनके पीछे भागता चला गया। उनके जाने के बाद हरबंस मामू ने एक नज़र गड्ढे को देखा जो अब काले बिल्ले की कब्र बन चुका था। मारे खुशी कई हरबंस मामू की आंखों में आंसू छलछला उठे थे। अगला दृश्य। फिर इस बंगले में खुशी टूटकर बरसी, और क्यों ना बरसती। एक खौफनाक ख्वाब था जो खत्म हो चुका था। सभी को एक प्रकोप, एक वेदनापूर्ण यातना से मुक्ति मिल गई थी। हर एक ही तो इस दिन का ख्वाब देख रहा था। अगला दृश्य। फिर इस बंगले में खुशी टूटकर बरसी, और क्यों ना बरसती। एक खौफनाक ख्वाब था जो खत्म हो चुका था। सभी को एक प्रकोप, एक वेदनापूर्ण यातना से मुक्ति मिल गई थी। हर एक ही तो इस दिन का ख्वाब देख रहा था। मुक्ति का दिन आया। कष्ट के बादल छटे तो हर एक की आंखों में अपने ख्वाब जाग उठे। कुछ ख्वाब आशीष के थे तो कुछ ख्वाब आशीष की बहन और उसकी माँ के थे। शारदा की हसरतों की तो कोई सीमा ही नहीं थी। उसे तो इस दिन का बड़ी बेचैनी से इंतज़ार था। उसने तय कर लिया था कि शादी की तमाम रस्में फिर से की जाएंगी, और शारदा की ख्वाहिश से सभी सहमत थे। एक सहमति नहीं थी तो सिर्फ आशीष को। जाहिर था तमाम रस्मों के इस चक्कर में उसके व नीलम के बीच के फासले बढ़ जाने थे, और आशीष के लिए तब एक एक क्षण भारी था। हरबंस मामू ने नीलम को अपने घर पर रोक लिया था। वे लड़की वाले बन गए। रात ही को दिल्ली फ़ोन कर दिया गया। विमला और वेद प्रकाश अगले ही दिन अहमदाबाद पहुंच गए। वे दोनों हरबंस मामू के यहाँ ठहरे। उन्होंने बारात के आने के सिलसिले में खर्चे पानी की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन हरबंस मामू ने उन्हें ऐसा न करने दिया। बारात के तमाम खर्चे न सिर्फ उन्होंने खुद उठाए बल्कि नीलम को सोने का एक सेट भी अपनी तरफ से भेंट में दिया। बारात पहुंची। बारात में 30-40 आदमी थे। जल्दी जल्दी जो लोग साथ आ सके थे उन्हें साथ ले लिया गया। हरबंस मामू ने घर के सामने शामियाना लगवा दिया।
एक रेस्तरा से खाने का इंतज़ाम किया गया। जब बारात विदा हुई और नीलम को एक फूलों से सजी कार में बैठाया गया तो एहसास न होता था कि नीलम की कुछ माह पहले शादी हो चुकी है, बल्कि ये एहसास होता था कि आज ही शादी हुई है और वो जैसे वेद वेद प्रकाश की नहीं बल्कि हरबंस मामू की बेटी है। हरबंस मामू उसे विदा करते वक्त कुछ इस तरह अपनी आंखों में आंसू भर लाए थे और नीलम भी कुछ इसी अंदाज में उनसे लिपट कर रोई थी जैसे वे बाप बेटी हों। इस शादी में दादा गफूर की कमी शिद्दत से महसूस की गई। काश वह जिंदा होते तो नीलम को दुल्हन बने देखकर कितने खुश होते। डोली गुलशनपुरा पहुंची। ये बंगला रोशनियों से जगमगा रहा था। बलवंत कपूर ने इस रोशनी पर दिल खोल कर पैसा खर्च किया था। दुल्हन के घर आने पर शारदा ने अपने खूब अरमान निकाले। हर वो रस्म अदा की गई जिसके किए जाने में कोई रुकावट नहीं थी। वर्षा ने अपनी तमाम सहेलियों को इकट्ठा कर लिया था। घर में खूब हंगामा रहा। हर चेहरा जगमगा रहा था। हर होंठ पर मुस्कान थी, कह कहे थे। एक रंग और नूर की बारिश थी। खुशियों की जैसे बरसात हो रही थी। आशीष की तो खुशी का ठिकाना नहीं था। राम राम करके वह वक्त भी आ गया जब आशीष को अंदर जाने का वीज़ा मिला। आशीष के दिल की अजीब हालत थी। खुशी से धड़कते दिल को काबू में रखना कठिन हो रहा था। वह धड़कते दिल के साथ ही अपने कमरे में दाखिल हुआ। कांपती उंगलियों से उसने दरवाज़ा बंद किया और जब पलट कर देखा तो नीलम घूंघट निकाले गठरी बनी बैठी नजर आई। भावावेश से उसकी आंखें भर आईं। आंखों में आंसू भरे तो नीलम धुंधला गई। आशीष ने फौरन अपनी आंखें साफ कर ली। वह अब नीलम को एक क्षण के लिए भी अपने आंखों से दूर नहीं करना चाहता था। वह दिल में तूफान छिपाए बेड पर बैठा और फिर बड़े चाव से, प्यार से धीरे से नीलम का घूंघट उलट दिया। नीलम शर्माना भूल गई। उसने अपनी हसीन आंखों से आशीष को देखा। उसके होंठ कांप रहे थे। दिल में जज्बात का ज्वार भाटा था। एक तूफान था जो दिल की गहराइयों से उठ रहा था। दोनों बोलना चाहते थे, जाने क्या क्या बोलना सुनना चाहते थे, लेकिन जुबानें जैसे गूंगी हो गई थी। आशीष ने नीलम का रेशम जैसा गोरा हाथ थामा और अपनी आंखों से लगाया। नीलम तड़प कर उसके समीप आ गई। आशीष मेरे देवता, मुझे अपने सीने में छिपा लो। और आशीष ने उसे अपने प्यार के घेरे में ले लिया। जुबान से कुछ न कहा। अब होठों ने बोलना सीख लिया था। होठों का मिलना ही जैसे बहुत कुछ कह गया था। कितने ही क्षण यूं ही प्यार बांटते भी थे। आशीष तुम कितने महान हो। नीलम एकाएक रो दी। तुमने मेरे लिए कितने दुख उठाए। नहीं नीलम, ऐसा ना कहो। दुख मैंने नहीं तुमने उठाए। आशीष उसकी आंखों से आंसू पीते हुए बोला। फिर अब इन दुखों की चर्चा क्यों। अब इन खुशियों भरे महकते क्षणों को अतीत की यादों में नष्ट ना करो। उन बीते दिनों को एक भयानक ख्वाब की तरह भूल जाओ। आओ अब नई जिंदगी की शुरुआत करें। ऐसी जिंदगी जो खुशियों से भरी है, फूलों से भरी है। और फिर इस रात एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई और ये महकती महकाती शुरुआत बहुत हसीन थी। ऐसी ही कई हसीन रातें आईं और गुजर गईं। बाल बिखरते रहे, आंखों से काजल फैलता रहा, होठों पर लाली मचलती रही। महकते महकते क्षण तेजी से दामन छुड़ाते रहे। और फिर ये 21वीं रात का जिक्र है। आशीष व नीलम नीले नाइट क्लब की लाइट में नहाए एक दूसरे की बाहों में और प्यार की बातें हो रही थी कि तभी वॉल क्लॉक ने रात के 12 बजाए। दोनों ने चौंक कर घड़ी की तरफ देखा और फिर न जाने किस ख्याल से मुस्कुरा दिए। और उधर एक और अनहोनी हुई। 12 बजते ही बाहर लॉन में वह जमीन से फूटा और देखते ही देखते बढ़ने व फैलने लगा। सुबह अखबार उठाने बलवंत कपूर बाहर आए तो सबसे पहले उन्होंने उसे देखा। वह लॉन में था, ठीक उस जगह था जहाँ काले बिल्ले को धरती में दफन किया गया था। कल शाम तक यहाँ कुछ भी नहीं था। कल वे सब बहुत देर तक यहाँ लॉन में ही बैठे तो रहे थे। यह बस रात ही रात में उभरा था। बलवंत कपूर चकित था। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह एक रात में इतना बड़ा कैसे हो गया। बलवंत कपूर ने अंदर आकर अखबार डाइनिंग टेबल पर फेंका। अब अखबार की खबरों का इतना महत्व न रहा था जितना लॉन में होने वाले वाक्य का था। उसने सोई हुई शारदा को उठाया और कुछ बताए बिना ही उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर लॉन में ले आया। शारदा हैरान परेशान से उसके साथ चुपचाप चली आई थी। जब बलवंत कपूर ने लॉन के मध्य की तरफ इशारा किया तो शारदा का दिल धक्के से रह गया। ये क्या है, ये कैसे हो सकता है। वह आतंकित सी बोली। ये वो सवाल था जो उसे देखकर फौरन जहन में आया था। फिर यह अनहोनी घर के किसी भी प्राणी से छिपी न रह सकी। अंततः इसकी सूचना आशीष व नीलम को भी मिली। वे दोनों साथ साथ बाहर आए। अरे ये यहाँ किसने लगाया। उसे देखकर नीलम ने हैरत से पूछा। किसी ने नहीं लगाया, ये खुद ब खुद होगा, शारदा ने बताया। अभी इन सब ने उसे दूर दूर से ही देखा था। अब आशीष आगे बढ़ा, नीलम उसके साथ थी। वह करीब 2 फीट ऊंचा पौधा था। उसके पत्ते पीले व लंबे थे।
नीचे से ऊपर तक बस एक ही तना था। सबसे ऊपर एक फूल खिला हुआ था। वह एक सूरजमुखी जैसा गोल सा फूल था, काला लेकिन सुर्खी लिए हुए। इस अनूठे फूल में 2 बड़े-बड़े सुर्ख धब्बे थे और फूल के ऊपर 2 कान से भी निकले हुए थे। इस फूल को निकट से देखकर एकदम एहसास होता था कि इस फूल की शक्ल किसी बिल्ले के चेहरे से मिलती-जुलती है। केवल यही रहस्योद्घाटन नहीं हुआ, बल्कि एक हैरत में डालने वाली बात भी मालूम हुई। सूरजमुखी के बारे में कहा जाता है कि वह सूरज के साथ-साथ अपना रुख बदलता रहता है, लेकिन यह फूल, जो बिल्ले की शक्ल का था, नीलम को देखकर अपना रुख बदल रहा था। नीलम जिधर जाती, यह फूल उसी तरफ अपना मुँह फेर लेता। पहले तो आशीष ने इसे महज अपना वहम समझा, लेकिन अपने वहम की तस्दीक करने के लिए उसने नीलम को उस पौधे की परिक्रमा करने के लिए कहा, तो उसका वहम यकीन में बदल गया। नीलम जैसे जैसे उस पौधे के गिर्द घूम रही थी, वैसे वैसे ही वह बिल्ले नुमा फूल अपना रुख बदलता जा रहा था। ये देखकर नीलम सहम गई। वह भयभीत होकर चंद कदम पीछे हटी और फिर भागती हुई बंगले में चली गई। अब उस बिल्ले नुमा फूल का चेहरा भी बंगले के प्रवेश द्वार की तरफ हो गया था। यही लगता था जैसे कोई टकटकी बांधे दरवाजे को तक रहा हो। उस फूल में बने हुए बराबर बराबर लाल धब्बे अब साफ साफ आंखें ही मालूम हो रहे थे। आशीष चिंतित हो उठा। नीलम के बंगले में चले जाने के बाद उसने अपनी माँ से भी पौधे के गिरते चक्कर लगाने को कहा। शारदा ने डरते डरते उस पौधे की परिक्रमा की, लेकिन वह अनूठा फूल टस से मस न हुआ। फिर आशीष ने वर्षा को पौधे के गिर्द घुमाया, खुद घूमा, अपने पिता से चक्कर लगवाया, लेकिन उस फूल ने जुम्बिश नहीं की। उसका रुख बदस्तूर बंगले के दरवाजे की तरफ रहा, जिधर नीलम थी। अब इस बात की पुष्टि हो गई कि इस नीलम मुखी फूल का रुख केवल नीलम को देखकर ही बदलता है। और यह अविश्वसनीय बात शुरू शुरू में तो नीलम और घर के दूसरे प्राणियों के लिए उलझन व खौफ का कारण बनी रही। नीलम सहमी सहमी सी रही। उसकी यथासंभव कोशिश रही कि इस पौधे के सामने ना आए, लेकिन फिर वह धीरे धीरे उसकी आदी हो गई। 2 साल बीतने के बाद वह पौधा सबके लिए एक आम सा पौधा बन गया। सब लोग इसके आदी हो गए। इन 2 सालों में इस पौधे में कोई तब्दीली नहीं आई थी। वह पहले दिन जैसा रहा, न उसका कद बढ़ा, न ही फूल पत्तों में वृद्धि हुई। वही एक फूल, और इस फूल में 2 सुर्ख धब्बे, जैसे वे धब्बे ना हो किसी की आंखें हों, किसी आशिक की आंखें, दीदार को तरसते नयन। वो मर गया था, मुक्ति पा गया था, लेकिन शायद मरकर भी नहीं मरा था। वो उस पौधे के रूप में जिंदा था और नीलम मुखी बना हुआ था। आज भी जब लोग इस घर में आते हैं तो नीलम मुखी का यह पौधा उनके लिए आश्चर्य का कारण बन जाता है। यह बंगला जो कभी इस प्रेत के आदेश पर खाली किया गया था, अब खाली बंगला नहीं रहा। अब यह खुशियों भरा बंगला था। प्रेत के प्रकोप का दौर कब का खत्म हो चुका था और उस दौर को एक भयावह सपने की तरह भुला दिया गया था। समाप्त। तो दोस्तों चलिए, इस नॉवेल को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज भारती के किसी और हॉरर नॉवेल में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।